बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत से और इतना प्यार से मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, इतनी ज़्यादा कॉल्स होती हैं कि पिक नहीं कर पाते, इसलिए मैंने वीडियो बना के डाल दी थी कि आप काइंडली ऑफिस आ जाया करें। जितने भी आपने मशवरे करने हैं, कोई मशवरा फ़ीस नहीं है। 11 बजे से 6 बजे तक मैं होता हूँ, तो आप आएँ, मोस्ट वेलकम। हम आपको इंशाल्लाह हर लिहाज से जो हमसे हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने स्पेन एम्बेसी से कांटेक्ट किया कि हमारे ग्रुप्स के वीज़े सबमिट हुए हुए थे, तो उनके बारे में वैसे ही मैंने इंफॉर्मेशन लेने के लिए लाहौर में रब्ता किया, लाहौर में जो उनका ऑफिस है। तो मुझे अपने एक सोर्स ने बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताई। उसने बताया कि जी आज हमारे पास 100+ जो है वो पासपोर्ट रिसीव हुए हैं और सारे के सारे ही रिफ्यूज़ हो गए हैं। ये एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात थी जो मैं सुन के तो बड़ा शौक हुआ। तो मैंने क्यूरी चेक की कि यार ये 100 वीज़ा एक ही दिन में उन्होंने पासपोर्ट वापस किया है और 100 का 100 ही रिफ्यूज़ हुआ है, तो इसकी वजह क्या है। और मज़े की बात यह है कि ये जो 100 वीज़ा है या 100 या 120 के दरमियान जो इसकी तादाद है, ये सारा लाहौर से ले के जो आगे आप कह लें कि जेलम तक के जो एरियाज़ हैं उनमें ये जो है 90% जो है इन लोगों के वीज़ाज थे जो ये सारे रिजेक्ट हुए। तो जब मैंने उनकी डिटेल्स चेक की अपने सोर्स के थ्रू और सारी चीज़ों को लोगों से भी बातचीत की बहुत सारे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन हुई थी वो एक तो उन लोगों की हुई थी जिन्होंने थ्रू द एजेंट्स डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे, जिन्होंने किसी ने 4 लाख दिया हुआ था, 5 लाख दिया हुआ था, किसी ने 7 लाख दिया हुआ था, किसी ने 10 लाख दिया हुआ था अपने एजेंट को। एजेंट ने कहा था आपने फिक्र नहीं करनी, बस आपका वीज़ा लग जाएगा। और जब उसकी डिटेल्स चेक करवाई मैंने अपने सोर्स के साथ और लोगों के साथ मिलकर, तो पता चला कि 5 से 6 ऐसी चीज़ें थीं या 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स थे जो बुनियादी तौर पर गलत थे, जिसकी वजह से लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं या शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है ताकि वीज़े की जो रिजेक्शन रेशो है वो हमारी कम से कम हो। इसमें मैं एक तो यह है कि देखें, फ़ाइल तो हमेशा प्रिपेयर होती है और फाइल जो है वो पूरी हो तो एम्बेसी लेती है, वैसे तो लेती नहीं, लेकिन फ़ाइल जो अब आपने तैयार करवाई है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबको याद है जी, स्टेटमेंट लगानी है, फॉर्म फिल करना है, होटल बुकिंग है, एयर टिकट है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे हम इन चीज़ों में कैसे गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 जो मैंने चेक किया, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आई हैं वीज़ा जो रेशा होने की, जो वीज़े जो है रिजेक्ट होने की जो रेशो सामने आई है वो इस वजह से आई है कि लोगों ने फेक स्टेटमेंट्स लगाई हुई थी। एजेंट्स ने वीज़ा मेरा है, स्टेटमेंट किसी और की लगाई हुई है। वीज़ा आपका है, स्टेटमेंट किसी और की लगाई है। तो आपने जब भी अप्लाई करना है वीज़ा, तो आपने मेक श्योर करना है जब भी आप जो हैं वो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी दोस्त को पढ़ा लें कि आपका जो स्टेटमेंट है वो अगर किसी और की आपके एजेंट ने लगाई हुई है या कंसल्टेंट ने लगाई, तो क्या उसके साथ एफिडेविट लगा हुआ है। उसके साथ एफिडेविट लगना बहुत ज़रूरी है। खाली मेरी स्टेटमेंट आप किसी के साथ लगा देंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो सिर्फ पैसे कमाने और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, जब तक कि स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट ना हो। तो अगर आपने किसी की स्टेटमेंट लगाई है तो एफिडेविट को जरूर चेक कर दें, क्योंकि एफिडेविट बुनियादी एक वजह है स्टेटमेंट गलत लगाना या झूठी लगाना, जिसकी वजह से लोगों के वीज़े जो हैं वो गलत हुए हैं, एक वजह। दूसरी वजह जो सामने आई है वो ये है कि लोगों ने अपने जो बिजनेस शो किए हुए थे, जो चूंकि हमारे लोग जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं बिजनेस लगा, एनटीएन पे बिजनेस रजिस्टर्ड करवा देता हमारा एजेंट, तो वो बिजनेस का कोई सर पैर ही नहीं होता। तो आप ये भी देखें कि हमने इस चीज़ को भी चेक किया है कि बहुत सारी जो रिजेक्शन आई है उसकी एक वजह यह है कि फेक जो बिजनेस हमने शो किया हुआ था वो भी बहुत एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आप इस पे भी ज़रा गौर करें जब भी आपने अपनी फ़ाइल जमा करवानी है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, वो ये है कि जो फॉर्म फिल हुआ होता है वो फॉर्म में भी कई बुनियादी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अपने फॉर्म को पढ़ते नहीं हैं, बस जैसे जी कंसल्टेंट ने या एजेंट ने बना दिया। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हमारे भी लोगों से गलती हो सकती है। इसलिए जब भी आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स किसी भी मुल्क के जमा कराने हैं, काइंडली अपने फॉर्म को ज़रूर पढ़ें, जो फॉर्म आपका बना है वो ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा जो है वो ये है कि यही एक मेन वजह जो ये भी सामने आई है कि लोगों के फॉर्म भी गलत थे। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो होटल बुकिंग होती है,
होटल बुकिंग जो होती है वो booking.com से जाके होती है, और बहुत सारे लोगों को ये पता है कि होटल बुकिंग जो है उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन वो पेड बुकिंग इस सूरत में एक्सेप्ट होती है जब आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है उसके साथ वो अटैच हो, और वो होटल बुकिंग कंफर्म मानी जाती है, क्योंकि booking.com उसके पैसे होल्ड कर लेता है अपने पास। और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो booking.com एक दफ़ा बुक कर देगा किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर, साथ ही आपको ईमेल आ जाएगी कि जनाब ये जो आपकी होटल बुकिंग है ये गलत है, आपका कार्ड ठीक नहीं है, लिहाजा हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन प्रिंट ठीक का निकलता है। तो क्या होता है कि प्रिंट जब ठीक निकलता है तो एजेंट जो है या कंसल्टेंट जो है वो ठीक लगा देता है साथ कि जी ये देखें आपकी बुकिंग कंफर्म है। लेकिन जब एम्बेसी उसको चेक करती है तो वो देखती है कि जब वहां पे जाके उस होटल को कॉल करती है या उनकी वेबसाइट पे चेक करती है तो वो कहते हैं जी हमारे पास ये आई थी लेकिन ये कैंसिल हो चुकी है। क्योंकि मैं इतनी दुनिया में मैंने विजिट किया, ये ऐसे ही होता है। आपने होटल बुकिंग की और अगर आपने होटल बुकिंग कैंसिल कंफर्म का आपने स्लिप निकाली और कैंसिल कर दी, आप होटल कांटेक्ट करेंगे, वो कहेंगे जी हमारे पास पहले थी अब हमारे पास नहीं है। तो जो वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह सामने आई उसमें एक ये भी है कि होटल बुकिंग भी जो है वो बहुत सारे लोगों की गलती। ये मैं ओवरऑल मिला के आपको सारे अवामिल बता रहा हूँ कि ये क्या क्या लोगों के साथ हुआ है, जिन लोगों के बेचारों के इतने पैसे ज़ाया हुए हैं कि होटल बुकिंग तक जो है वो फेक थी, वो गलत थी, वो गलत डेबिट कार्ड और गलत क्रेडिट कार्ड पे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप कोशिश करें कि अपने नाम से होटल बुकिंग करवाएं, जो आपके नाम से हो, जो आपके कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हो। उसमें कोई पैसा नहीं कटता, फ्री बुकिंग में 1 रुपया भी नहीं कटता। लोग जो हैं वो उसमें डरते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत जो मेन वजह सामने आई है वो आपको जान के बड़ी हैरत होगी। होता यह है कि अगर मैंने मिसाल के तौर पर 25 दिसंबर को जाना है, ठीक है, तो हम अपनी टिकट नहीं चेक करते। वो बाज़ औक़ात एजेंट या कंसल्टेंट जो होता है वो उसने 24 से बनाई होती है, बाज़ औक़ात 26 से बनाई होती है, ठीक है, और वापस आने की डेट अगर मेरी 5 जनवरी है तो मैंने 6 जनवरी लिखा होता है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स जो बुनियादी हैं वो आपस में मिसमैच हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जाना 25 को था तो जो मेरा कवर लेटर है वो 25 का नहीं था, वो तो 23 का मैंने बना दिया गलती से। मैंने आना 5 को था लेकिन कवर लेटर में मैंने 6 लिख दी। जो मेरी टिकट थी वो मैंने 4 की बनवा ली। जो होटल बुकिंग थी वो मैंने 2 की बनवा ली, ठीक है। जो मैंने एयर रिजर्वेशन थी उसमें भी मैंने चेंजिंग करवा ली। और सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स जो इंश्योरेंस होती है आपकी, बाज़ औक़ात इंश्योरेंस के ऊपर भी डेट गलत होती है। हमारे लोग बेचारे चेक नहीं करते क्योंकि उनको इतना पता नहीं होता। तो मेरी एक बात आप सब लोग रिक्वेस्ट ये है कि आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें या दुनिया में कहीं भी करें, 5 डॉक्यूमेंट्स के आपने डेट्स को मैच करना है। 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अगर आपने डेट्स को मैच नहीं किया तो 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। 5 डॉक्यूमेंट्स, मैं दोबारा बता रहा हूं, 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स की आपस में डेटें और चीजें मैच करनी चाहती हैं। नंबर वन ये है कि जो आपका कवर लेटर है उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वही जो डेट है कवर लेटर वाली वो आपकी इंश्योरेंस पे होनी चाहिए। जाने की और आने की सेम डेट होनी चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपका होटल बुकिंग है उसकी भी डेट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि होटल मैंने 24 को बुक कर लिया, पहुंचना मैंने वहां 26 को है, ये भी है। एयर रिजर्वेशन उसकी भी जो डेट है वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कवर लेटर, होटल बुकिंग, एयर रिजर्वेशन, इंश्योरेंस, इन सब को मिला के आपने चेक करना है जब भी आपने फाइल जमा करवानी है। और 5वीं चीज इसमें आपका फॉर्म है, आपने अपने फॉर्म के ऊपर भी देखना है कि क्या मेरे जो डेट ऑफ अराइवल है वहां वो यही है। अगर ये 5 चीजें आपने खुद चेक की या किसी दोस्त से चेक करवाई तो मुझे बड़ा इस पे अल्लाह पे भरोसा है कि हम यकीनन सारे काम जो है वो बींगे मुस्लिम अल्लाह के भरोसे पे करते हैं कि आपकी जो रेशो है वीज़ा रिजेक्ट होने की वो कम हो जाएगी अगर आपने इन 5 डॉक्यूमेंट्स को आपस में टैली किया। और इसके अलावा आपने गलत स्टेटमेंट नहीं लगाई, इसके अलावा आपने गलत बिजनेस नहीं लगाया, इसके अलावा आपने फॉर्म गलत फिल नहीं किया, आपने कवर लेटर गलत नहीं बनाया। ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप जो लोग खुद कहते हैं कि जी हम डॉक्टर बन जाए यूट्यूब से देख के, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए, मुझे यकीन करें कि हैरत होती है, लोगों की कॉल आती है, वो 5-5 मुल्कों में गए होते हैं, 7-7 मुल्कों में गए होते हैं, 20-20, 30-30 लाख रुपया उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री पे खर्च किया होता है, आने वाले दिनों में भी स्पेन, इटली, इधर जाने। लेकिन जब आप कंसल्टेंसी की बात करते हैं वो कहते हैं जी वो थोड़ी सी कम कर लें आप,
ठीक है, सबका ये ओवरऑल ये हालात यही हैं। कहते हैं जी उसमें आप कम कर दें, जबकि जो टिकट है उसमें कोई कमी नहीं होती, होटल बुकिंग में कोई कमी नहीं होती। और फिर लोग कहते हैं जी तुसी की करना है, मैं आप ही कवर लेटर बना लेना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रूर बनाएं, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं ज़रूर सारे काम खुद करें। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो अपने वीज़ों को दाव पे लगाने से बेहतर है ये है किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, उसके पास 10 मिनट बैठें, आधा घंटा बैठे। और जो कंसल्टेंट आपको टाइम नहीं देता, देखें एक चीज़ है फ़ोन ना उठाना, ठीक है, फ़ोन ना उठाने की बहुत सारी बुनियादी वजह हो जाती है। मेरे पास यहाँ कस्टमर बैठे होते हैं, 1 मिनट में व्हाट्सएप पे एक कॉल आ रही होती है और उसमें 2 और आ रही होती हैं, समझ ही नहीं आती। 1 मिनट में एक कॉल पाकिस्तान से आ रही होती है, एक दुनिया के किसी मुल्क से आ रही होती है, समझ नहीं। लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट आपको ऑफिस का एड्रेस देता है कि जी ये मेरा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे मैं इस टाइम से इस टाइम, खुदा ना करे कोई इमरजेंसी के अलावा मैं 11 बजे से लेकर 6 बजे तक जैसे मैं बैठता हूँ, तो अगर आपको ज़रूरत है आपके काम की, देखें प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी चल के प्यासा के पास नहीं आता। आपको ज़रूरत है, आप अपना टाइम निकालें, ऑफिस से छुट्टी करें, फैक्ट्री से छुट्टी करें, जो काम करते हैं उससे आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे की छुट्टी लें और उसके पास जाएं, उसके पास घंटा बैठें। जब आप उसके साथ घंटा बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा बंदा कितना कॉम्पिटेंट है। मेरे पास लोग आते हैं तो मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे की वर्थ क्या है। इसी तरह जो मुझसे मिलने आता है उसको भी मेरी वर्थ का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है, ये दुनिया का कहीं भी वीज़ा अप्लाई करना है तो 5 से 7 डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली चेक करें, चाहे खुद बनवाएं या किसी कस्टमर के रेफरेंस से किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, किसी दोस्त के रेफरेंस से। नॉर्मली हमारे यहाँ रेफरेंस बेस्ड काम ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी अपनी भी जजमेंट होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने ठीक कर लिए तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इतने लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं ये इंशाल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं होंगे। और एक बात मेरी आखिरी आप याद रखें, अगर आप किसी बंदे को वीज़ा लगवाने के लिए पैसे दे रहे हैं और अगर उसने पहली फुर्सत में आपसे ये कहा कि जी मैंने पासपोर्ट दे दियो, तो समझ लें कि वो बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी को नहीं देना। हमारे यहाँ गांव में देहातों में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं पासपोर्ट और तस्वीरें मुझे दे जाओ। अगर कोई बंदा आपसे पासपोर्ट और तस्वीरें मांग लेता है स्टार्ट में ही, ओरिजिनल पासपोर्ट कहता है मुझे दे जाए, तो फिर वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनल पासपोर्ट को किसी को लेने की कोई अथॉरिटी नहीं है। एम्बेसी भी उस वक्त लेती है जब फिंगरप्रिंट्स करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी खिदमत में मैंने पेश की हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इससे आपको कुछ ना कुछ जो है वो कहीं ना कहीं अल्लाह के हुक्म से ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।